नमस्कार दोस्तों, 16 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज सुबह यानी आज 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मोदी साहब ने फर्स्ट फेज ऑफ पैन इंडिया रोल आउट कर दिया है कोविड-19 की वैक्सीनेशन का। ये जो वैक्सीनेशन है ये टोटल 3006 सेशन साइट्स पे होगा और ये 3006 की 6 सेशन वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली ये जो मोदी साहब का ऑनलाइन वैक्सीनेशन ड्राइव को इनॉग्रेट करने वाला इवेंट है उसके साथ जुड़ी हुई होंगी। सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में फैली हुई हैं ये 3.6 सेशन साइट्स और आज हर साइट पे 100 बेनिफिशरीज को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर खोला गया है, 24x7 कॉल सेंटर 1075 जिसका नंबर है। यहाँ पे आप फ़ोन करके क्वेरी पूछ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू पेंडेमिक। कोविन सॉफ्टवेयर में वैक्सीन रोल आउट के बारे में पता कर सकते हो। कोई और इन्फॉर्मेशन है अगर आपको कोविड वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो आप 11375 पे फ़ोन करके पूछ सकते हो। खास बात यहाँ पे जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी उनको ये चॉइस नहीं दी जाएगी कि वो कोविशील्ड लेना चाहते हैं या कोवैक्सीन लेना चाहते हैं। और ये एक बहुत अलग ट्रेंड है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर लोगों से आप पूछोगे कि कोविशील्ड चाहिए या कोवैक्सीन चाहिए तो वो कोविशील्ड को ही मांगेंगे। क्यों? क्योंकि कोविशील्ड के फेज 3 ट्रायल्स डाटा आ चुके हैं और वो काफ़ी हद तक सही हैं, और कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स के डाटा भी नहीं आए हैं। और एक ऐसी वैक्सीन, अगर आप चॉइस पूछोगे तो पक्का लोग कोवैक्सीन बोलेंगे। समझ गए भाई? तो कहीं ना कहीं कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से आपको कौन सी वैक्सीन दी जा रही है ये आपको नहीं बताया जाएगा, बस आपको वैक्सीन दी जा रही है। और शुरुआत में तो अभी ये हेल्थ कर वर्कर्स को ही दी जा रही है। आगे आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में ये आइडिया लगेगा कि देश के लोग इन वैक्सीन को लेना चाहते भी हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। एक्चुअली में डिपेंड इस बात पे करेगा, ये वैक्सीन जब देनी शुरू की जाएगी, जिन लोगों को ये वैक्सीन मिलेगी उनके ऊपर इस वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इससे पता चलेगा कि रियल में ये वैक्सीन कितनी पोटेंट है, कितनी इफेक्टिव है। जो हेल्थ केयर वैक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के जो वर्कर्स हैं, इनको इस फर्स्ट फेज के दौरान वैक्सीन दी जाएगी। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब ने बोला कि ऑलमोस्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डोजेस को ऑलरेडी पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में पहुंचा दिया गया है। कोविन सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग को रिव्यू किया गया है। कहीं ना कहीं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने में जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोविन नाम का, इसकी बहुत मदद पड़ने वाली है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ में ये चीज़ काम आएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ में काम आएगी। हम बस ये होप कर सकते हैं कि इस वैक्सीन के जो आफ्टर इफेक्ट्स हों वो अच्छे हों। फिर नेक्स्ट है नेपाल रेजेस काला पानी बाउंड्री इशू विद इंडिया। देखिए इशू ये है कि जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रदीप कुमार ग्यावाली साहब, ये भाई इंडिया आए हैं और इंडिया में ये एक ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो गई कि दिल्ली में जब ये ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उन्होंने फ्राइडे को काला पानी बाउंड्री इश्यू को इंडिया के साथ उठा लिया। अगर आप मैप्स देखेंगे तो नेपाल, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शंस पे ये काला पानी वाला इलाका है। ये लिम्पिया धूरा, काला पानी, लिपू लेक पास, ये पूरा का पूरा जो ऑरेंज रंग का इलाका है ये इंडिया के कंट्रोल में है। और नेपाल ये बोलता है कि ये इलाका हमारा है अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ सुगौली ऑफ 1916। ये भाई नेपाल का व्यू पॉइंट है और इसी के लिए नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए अपने मैप को बदल दिया और सारी इंटरनेशनल एजेंसीज को ये मैप भेज दिया। अब ये मिनिस्टर साहब आके इंडियन अथॉरिटीज से क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जल्दी से इसमें कुछ ना कुछ करते हैं। 1981 में डिमार्केशन और मैपिंग की गई थी नेपाल की बाउंड्री की, नेपाल की कमीशन के द्वारा। ये जो टेक्निकल कम्युनिटी बनी थी इसने बहुत सारे इलाके उसको देखा, बट शुस्ता और काला पानी के इलाके की डिमार्केशन को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। अब ये ग्यावली चाहते हैं कि इंडिया और नेपाल बैठ के जल्दी से इसको डिमार्केट कर दे। कहने का मतलब है जल्दी से ये इलाका नेपाल को दे दे। तो नेपाल तो कोई इलाका तो मिल चुका, ये तो नेपाल वाले भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि वो किस हद तक आगे इस इलाके के चलते इंडिया के साथ रिश्ते खराब करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर इशू है। कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं, जैसे कि डेलीगेशंस ने बहुत सारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को रिव्यू किया है। जो इंडिया की डेलीगेशन है और जो नेपाल की डेलीगेशन है, उन्होंने जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई है इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे, उनके बेनिफिट को डिस्कस किया। बिरगुंज और बिरथ नगर नाम की जगहों पे ऑलरेडी इंडिया नेपाल बॉर्डर पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनी हुई है। एक और तीसरी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई गई है नेपालगंज नाम की जगह पे। और इंडिया ने बोला है
कि एक नई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई जाएगी भैरवाहा नाम पे, इसको बहुत जल्दी ही बनाया जाएगा। फिर इंडिया ने यह भी बोला है कि ये नेपाल में 2 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ऑन द पशुपतिनाथ रिवर डेवलपमेंट एंड द बंदर खाल गार्डन रिस्टोरेशन इन पटन दरबार। तो नेपाल में इंडिया 2 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स बना रहा है, एक है पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, एक है बंदरखाल गार्डन रिस्टोरेशन इन पंत दरबार, और इसके लिए इंडिया ग्रांट असिस्टेंस देगा नेपाल को। ग्रांट असिस्टेंस का मतलब समझते हैं ना, ग्रांट एक ऐसा दिया हुआ पैसा होता है जिसको एक कंट्री वापस नहीं लेती है, लोन एक ऐसा पैसा है जिसको वापस लिया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में ये चीज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लेक्चर पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जेन्युइन नोट्स जवाब दूंगा। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। 2020 इज अमंग द 3 वार्मेस्ट ईयर्स रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। ये किसने बोला है? ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, और इस स्टेटमेंट में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि 2020 इज अमंग द 3 वार्मेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। इस दुनिया में जो सबसे 3 गर्म साल हैं उसमें से एक 2020 है। ये 3 गर्म साल कौन कौन से? एक है 2016, एक है 2019 और एक है 2020। तो दिस 2020 इज वन ऑफ द 3 हाईएस्ट वार्मेस्ट ईयर एवर, जब से ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टेम्परेचर और क्लाइमेट डाटा को स्टोर कर रहा है। दिसंबर में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि 2011 टू 2020 इज द वार्मेस्ट एवर डिकेड, और 1980 से हर डिकेड ज्यादा गर्म हो रहा है। तो 1980 से 1990 गर्म हो रहा है, 1990 टू 2000 गर्म हो रहा है, 2000 से 2010 गर्म हो रहा है, 2010 से 2020 गर्म होता नजर आया है। लास्ट ईयर यानी कि 2019 की बात की जाए तो जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो था भाई आपका 14.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1850 और 1900 वाले से 14.9 डिग्री ज्यादा था। ओके, अच्छा ये सॉरी 2019 बोल गया, ये 2020 की ही बात हो रही, क्योंकि हम 2021 में पहुंच गए। तो 2020 का डाटा बताया जा रहा है कि 14.9 डिग्री एवरेज टेम्परेचर था, जो कि 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था प्री इंडस्ट्रियल लेवल के। 2020 इज द 8th वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्डेड सिंस 1901। ये बोला किसने? इंडिया ने। इंडिया के लिए ये जो 2020 है ये 8th वार्मेस्ट ईयर है। पूरी दुनिया के लिए आप कह सकते हो कि 3 वार्मेस्ट ईयर्स में से एक है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर इंडिया का 0.29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था पिछले साल से। 2019 के रिस्पेक्ट में 2020 का जो एनुअल मीन लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर था वो 0.29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन नजर आ रहा है। 2020 में दोस्तों लानीना आया था, लालीना वेदर पैटर्न। यहाँ पे लानीना मैं आपको पूरा नहीं समझा सकता, क्योंकि लानीना इज अ वेरी ट्रिकी एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल या फिर आप कह सकते हो क्लाइमेटिक पैटर्न। लानीना, एल नीनो, एनसो, एल नीनो साउदर ऑसिलेशन, ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब आपने सुने होंगे, मैं अलग से समझाऊंगा। लानीना में बस आपको मैं इतना बता देता हूं कि कूलर देन नॉर्मल सी सरफेस टेम्परेचर्स हो जाते हैं सेंट्रल एंड इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन, जिसके चलते ओवरऑल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पे कूलिंग इफेक्ट आता है। ला नीना का जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर वो कूलिंग है। विंटर्स के समय पे ला नीना हमारी विंटर्स को और ठंडा कर देता है, मतलब टेम्परेचर कम कर देता है, ला नीना बढ़ा देता है। ला नीना होने के बावजूद इंडिया का टेम्परेचर 2020 में 2019 के मुकाबले 0.29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यह थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। ऐसा किसने बोला है? ऐसा बोला है प्रोफेसर पेतरी तलास ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात की जाए तो इसका टारगेट है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स हैं उनको 2 डिग्री सेल्सियस नीचे लेके आना है प्री इंडस्ट्रियल एरा के। लेकिन 2020 में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप इसको देखो तो ये चीजें बहुत पॉसिबल सी नहीं लग रही हैं। और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट है वो ये बोलता है कि 1 में से 5 चांसेस ऐसे हैं, यानी 20% प्रोबेबिलिटी के साथ ये बोला जा रहा है कि 2024 तक जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर शूट कर जाएगा। आप सोचिए, और टारगेट क्या है कि 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचाया जाए, और ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है ये टारगेट हम लोग 2024 में पूरा कर दें। मतलब इंटरस्टेलर मूवी में जो दिखाया गया है ना, हम उसकी तरफ बिल्कुल अग्रसर है। जनरल स्टडीज पेपर 1 सिलेबस में जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आफ्टर यूएस रशिया पुल्स आउट ऑफ
ओपन स्काईज ट्रीटी। सबसे पहले देखते हैं ये ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या। देखिए ओपन स्काईज ट्रीटी को 1992 में साइन किया गया और ये इफेक्ट में आई 2002 में। ये ओपन स्काईज ट्रीटी क्या करती है, ये 34 सिग्नेटरी कंट्रीज को अलाउ करती है आर्म डेवलपमेंट देखना दूसरे कंट्री की थ्रू सर्वेलेंस फ्लाइट्स जो कि अनआर्म्ड होती हैं ईच अदर टेरिटरी पे। एग्जांपल, अगर यूएसए और रशिया ओपन स्काईज ट्रीटी के मेंबर हैं जो कि ये थे, तो यूएसए अपने अनआर्म्ड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स को रशिया की धरती के ऊपर उड़ा सकता है, रशिया अपने अनआर्म्ड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को यूएसए की धरती के ऊपर उड़ा सकता है, और वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि जो दूसरी कंट्रीज हैं जिन्होंने ओपन स्काईज ट्रीटी को साइन किया है वो क्या कोई न्यूक्लियर वॉरहेड या कोई बहुत ऐसा आर्म डेवलपमेंट तो नहीं कर रहे हैं जो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है ना भाई। तो एक एरियल सर्वेलेंस सिस्टम बना रहे हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर उड़ के सर्वेलेंस कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेन उड़ रहा होगा वो अनआर्म्ड होगा। यूएसए और रशिया दोनों इसके सिग्नेटरीज थे, इंडिया इस ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जिस समय पे ये ओपन स्काईज ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया की उतनी औकात ही नहीं थी। आगे बात करते हैं। यूएसए ने इस ट्रीटी से अपने आप को वापस खींच लिया था। नवंबर 2020 में ओपन स्काईज आर्म्स कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ट्रीटी से यूएसए ने अपने आप को वापस खींच लिया। यूएसए ने जब अपने आप को वापस खींचा, इसने ये बोला कि रशिया ने ओपन स्काईज ट्रीटी को वायलेट किया। मॉस्को ने बोला कि भाई हमने कुछ भी वायलेशन नहीं किया है। ठीक है ना भाई। अब सोचिए यहां पे हो क्या रहा है। रशिया कह रहा है कि अब हम इस ट्रीटी को छोड़ देंगे। सबसे पहले यूएसए ने इस ट्रीटी को छोड़ दिया नवंबर में, रशिया बोल रहा है हम इस ट्रीटी को छोड़ देंगे। रशिया बोल रहा है कि जब हम इस ट्रीटी को छोड़ेंगे हम दूसरे मेंबर स्टेट्स को नोटिफाई कर देंगे कि वी आर लीविंग दिस ओपन स्काईज ट्रीटी। अभी रशिया कौन से लॉजिक से इस ओपन स्काईज ट्रीटी को छोड़ रहा है? लॉजिक रशिया का यह है कि देखिए यूएसए तो ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर निकल चुका है, तो अब टेक्निकली रशिया यानी कि मॉस्को अपने सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स को यूएसए की टेरिटरी के ऊपर नहीं उड़ा सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करें तो उसमें 34 सिग्नेटरीज थे, तो अगर यूएस छोड़ देता है तो बाकी और बहुत से एलाइज हैं यूएसए के जो कि मॉस्को के ऊपर सर्वेलेंस फ्लाइट उड़ा सकते हैं। तो मॉस्को का यह कहना है कि जो दूसरे कंट्रीज जो कि दोस्त हैं यूएसए के, ये लोग क्या करते हैं कि रशिया के ऊपर प्लेन उड़ाते हैं, रशिया की आर्म्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको यूएसए को प्रोवाइड कर देते हैं। तो भले ही यूएसए इस ट्रीटी को छोड़ने के बाद अपने प्लेन्स को डायरेक्टली रशिया के ऊपर नहीं उड़ा रहा है, बट यूएसए के पास रशिया के वेपन्स इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, और बदले में हम ओपन स्काईज ट्रीटी के अंदर यूएसए के ऊपर प्लेन उड़ा नहीं सकते, ऐसा बोल रहा है रशिया, क्योंकि यूएसए ओपन स्काईज ट्रीटी को छोड़ चुका है। तो यहां पर रशिया कह रहा है कि अब हम भी ओपन स्काईज ट्रीटी छोड़ देंगे, एंड दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लमेटिक कंसर्न। यहां पे समझ गए भाई। अब अगर ये ट्रीटी मान लीजिए, ये जो ओपन स्काईज ट्रीटी है ये रशिया छोड़ देता है, इसके बाद केवल एक ऐसी ट्रीटी बचती है जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। दिस न्यू स्टार्ट ट्रीटी विल बी द लास्ट रिमेनिंग मेजर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसमें भी यूएसए रशिया इन्वॉल्व है, और ये न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है। फरवरी 2021 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो रही है। जो बाइडेन साहब पहले ही बोल चुके हैं कि मैं इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को आगे बढ़ाऊंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा, इसको खत्म नहीं होने दूंगा। ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज अ ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन ऑन मेजर्स फॉर फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है 5 फरवरी 2011 को ये फोर्स में आई थी। पहले आया था स्टार्ट फ्रेमवर्क ऑफ 1991, ये कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में आया था। स्टार्ट फ्रेमवर्क ने ये बोला कि यूएसए और रशिया दोनों अपने स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स को 1600 तक लिमिट करेंगे और 6000 वॉरहेड्स तक लिमिट करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स क्या होते हैं? ये वो व्हीकल्स हैं जहां से न्यूक्लियर मिसाइल्स को दागा जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स आप 1600 रख सकते हो और ऑपरेशनल 6000 वॉरहेड्स रख सकते हो। ये बोला गया यूएसए को भी, रशिया को भी। फिर कहीं ना कहीं ये बोला गया कि भाई देखिए ये 6000 वॉरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, यूएसए और रशिया के जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं इनको और कम करने की ज़रूरत है वर्ल्ड पीस और स्टेबिलिटी के लिए। और फिर आई न्यू स्टार्ट ट्रीटी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने बोला कि नहीं भाई, ये 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स और 6000 वॉरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, आप इसको कम करो। तो स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स आप केवल 700 रख सकते हो और न्यूक्लियर वॉरहेड्स आप केवल 1550 ऑपरेशनल रख सकते हो। ऐसा बोला गया यूएसए को और रशिया को न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत। अभी के लिए दोनों कंट्रीज न्यू स्टार्ट ट्रीटी को मान रही हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि फरवरी 2021 में ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो जाएगी, तो उस समय पे इसको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। अभी एक्सटेंशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भाई रशिया की लीडरशिप
और जो बाइडन के ऊपर डिपेंड करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 15 जनवरी 2021 15 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर दिया है थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इंप्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस तीसरे फेज में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 729 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र को स्टैब्लिश किया जाएगा। 200 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा अंडर स्किल इंडिया मिशन, और इससे एक रोबस्ट पूल, एक तगड़ा ग्रुप बनाया जाएगा स्किल्ड प्रोफेशनल का, जो कि आगे जाके देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंदर 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सरकार का खर्चा आएगा 950 करोड़ रुपए का। चूंकि ये तीसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो पहले 2 फेजों के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला फेज था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 1। इसको भी नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर लॉन्च किया गया था इन 2010। इसके 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, एक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स आते हैं आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 1 के अंदर। ठीक है ना भाई, 3 इंस्टीट्यूशन तब बनाए गए थे। कुल मिला के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 1 का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई क्लास 10 और क्लास 12 ड्रॉप आउट्स को आप सपोर्ट दो। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 2 की। इस फेज 2 को लॉन्च किया गया 2015 में, 2015 में। इसका फोकस क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराना, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, पहले से चीजें समझाना, ट्रेनिंग देना, स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ओवरऑल टारगेट क्या है? तो एक नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट आई है जिसका टारगेट है कि 50 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाएगा 2022 तक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इंप्लीमेंट कौन करता है? तो एनएसडीसी इंप्लीमेंट करता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में ये चीज आपको काम आएगी। और भाई आज की फाइनल न्यूज, इंडिया ट्रेड विद चाइना फॉल्स इन 2020 डेफिसिट एट 5 ईयर लो। 2020 का डाटा आ गया है और ये डाटा रिलीज किसने किया है? चाइनाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कस्टम्स ने ये डाटा रिलीज किया है। इसने ये बोला है कि इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो 2017 के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा गिर गया है, और जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो 5 साल लो पे है। इंडिया चाइना से कम इंपोर्ट कर रहा है और ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। जो 2 वे ट्रेड था 2020 में इंडिया चाइना के बीच में, दैट इज समवेयर अराउंड $87.6 बिलियन, पिछले साल से 5.6% कम है। इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया लगभग $66.7 बिलियन, जो कि पिछले साल से 10.8% कम है। 2016 से सबसे कम इंपोर्ट हुए हैं इंडिया में चाइना से। वहीं पे इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है सामान चाइना को, वो सबसे ज्यादा है, $20 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं। अभी के लिए 2020 की बात किया जाए तो इंडिया ने $20.86 बिलियन का सामान चाइना को एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल से 16% ज्यादा है। कहीं ना कहीं अगर इंडिया चाइना के रिश्तों की अगर आप बात करो तो एक मेजर इरिटेंट दोनों के रिश्तों में है ट्रेड डेफिसिट, और वो ट्रेड डेफिसिट अभी कम होती नजर आई है। 2015 के बाद जो सबसे कम ट्रेड डेफिसिट है वो 2020 में ही नजर आई है, वो है $45.8 बिलियन। दिस इज अ 5 ईयर लो फिगर, $45.8 बिलियन। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के रिलेशन में। अभी 2020 में इंडिया ने जो कुछ भी इंपोर्ट किया चाइना से और इंडिया ने जो कुछ भी एक्सपोर्ट किया चाइना को, उसका ब्रेकअप नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड सेम होते हैं। तो 2019 के सेक्टर वाइज ब्रेकअप डाटा को देख सकते हैं। 2019 में जितना भी इंडिया ने चाइना से एक्सपोर्ट किया, ज्यादातर एक्सपोर्ट किसका था? ज्यादातर एक्सपोर्ट था इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो $20.17 बिलियन के इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट को इंडिया ने इंपोर्ट किया था चाइना से 2019 में। ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली $8.39 बिलियन, फर्टिलाइजर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली $1.67 बिलियन। और वहीं पे अगर आप इंडिया के एक्सपोर्ट्स देखते हैं चाइना में, तो वो है आयरन और ऑर्गेनिक केमिकल्स, कॉटन और अनफिनिश्ड डायमंड्स। आप एक्सपोर्ट देख लीजिए, ये सारे रॉ प्रोडक्ट्स हैं। और फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक केमिकल और जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट है जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना से जो सामान इंडिया के अंदर आ रहा है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, और हम जो सामान ज्यादातर चाइना को भेज रहे हैं वो रॉ प्रोडक्ट है। इससे ही पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेंस किस पहुंच लेवल पे पहुंच चुकी है चाइना की, और हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से कितने ज्यादा पीछे हैं। ठीक है भाई,
तो ये आपको यहाँ पे चाइना का नक्शा दिख रहा है। आपसे एक सवाल है यहाँ पे, अगर आप चाइना की बाउंड्री को देखो तो नॉर्थ में चाइना मंगोलिया के साथ बाउंड्री बना रहा है, रशिया के साथ बना रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ बना रहा है। फिर अगर आप साउथ में आइए तो चाइना यहाँ पे वियतनाम के साथ बाउंड्री बना रहा है, इधर लाओस के साथ चाइना की बाउंड्री है, म्यांमार के साथ चाइना की बाउंड्री है, भूटान के साथ चाइना की बाउंड्री है, नेपाल के साथ चाइना की बाउंड्री, इंडिया के साथ तो एक लंबा बॉर्डर है ही। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्थ वेस्ट में चाइना की कजाकिस्तान के साथ बाउंड्री है। ये रहा आपका किर्गिस्तान, यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। नीचे आ जाइए तो इंडिया के साथ बाउंड्री है और यहाँ पाकिस्तान दिख रहा है। एक्चुअली में ये पाकिस्तान नहीं है दोस्तों, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका। अगर ये इंडिया के कंट्रोल में होता तो चाइना और पाकिस्तान का कोई लैंड बॉर्डर ही नहीं बनता, बट चूंकि इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे पाकिस्तान का कंट्रोल है तो चाइना और पाकिस्तान का पूरा पूरा बॉर्डर लग रहा है और इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया स्ट्रेटेजिकली। मेरा आपसे सवाल यह है, यहां पे आपको दिख रहा है किर्गिस्तान चाइना का बॉर्डर, यहां पे आपको दिख रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना का बॉर्डर। ये वाली जो कंट्री है ना जिसके साथ चाइना का बॉर्डर बन रहा है, इसका नाम क्या है? व्हाट इज इट्स नेम? हालांकि इसके शॉर्ट फॉर्म TAJ से आप इसका नाम गेस कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में भी ये चीज आपको काम आएगी और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में जो मैंने मैप वाली इंफॉर्मेशन दी ये भी आपको काम आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।